हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामाश्रयपाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज हमने पुनः आमंत्रित किया है आदरणीय संत कुमार सोनूदास जी को, जो कि सरगुजा छत्तीसगढ़ से हैं। आप की चर्चा हमारे साथ पहले हुई थी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आदरणीय संत कुमार जी से जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है उसकी बेसिक जानकारी प्राप्त किया। तो आज हम कुछ अन्य विषयों को लेकर के आपके बीच आए हैं। तो आदरणीय संत कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज कुछ प्रश्न है लोगों का, वो जानना चाह रहे हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो मान्यता के लिए भूमि की क्या आवश्यकता है, यानी किस क्षेत्र में कितनी भूमि होनी चाहिए इसकी मान्यता के लिए। तो इसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं जी। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड में भूमि का जो मापदंड है कि किस क्षेत्र में कितना भूमि चाहिए जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें भूमि का देखिए क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में 6000 स्क्वायर फीट भूमि चाहिए रहता है जी, और नगर पालिका एरिया में जी आपका 4000 स्क्वायर फीट चाहिए रहता है जी, और नगर निगम एरिया में आपका 2000 स्क्वायर फीट में भी काम हो जाएगा। जी जी। और अधिसूचित क्षेत्र जो होता है जी, पहाड़ी क्षेत्र जिसको कहा जाता है, जिसमें आपका 1500 स्क्वायर फीट लगता है और 50 लाख से अगर अधिक का जनसंख्या अगर वहां हो तो 1500 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए रहता है जी। और अधिसूचित जनजाति का अगर इलाका हो तो वहां भी 1500 स्क्वायर फीट चाहिए रहता है। अच्छा, तो यही मापदंड रहता है। जैसे आपको मैं बताया, एक बार पुनः मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में 6000, नगर पालिका में 4000, नगर निगम एरिया में 2000, अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्र में 1500 और आपका 50 लाख से अधिक जनसंख्या जो होता है वहां पे 1500 और अधिसूचित जनसंख्या वाला में भी 1500। जी जी। तो अधिसूचित जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर 1500 स्क्वायर फीट भूमि का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपने जो भूमि के मानक हैं उनके बारे में जाना। तो अगला प्रश्न ये है, इसकी मान्यता के लिए कौन कौन से दस्तावेज होना आवश्यक है? जी, अब मान्यता लेंगे तो दस्तावेज तो लगेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें दस्तावेज जो चाहिए रहता है, फर्स्ट तो इसमें चाहिए रहता है कोई भी जो सोसाइटी रहेगा तो सोसाइटी पंजीकरण का प्रमाण पत्र इसमें चाहिए रहता है। और दूसरा जो आपका प्रबंध समिति, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रबंध समिति का सदस्यों का विवरण भी चाहिए रहता है। और एनओसी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनओसी के बिना तो काम होगा ही नहीं, जो राज्य सरकार से प्राप्त करेगी। जी जी जी। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसको बोला जाता है वो चाहिए रहता है। और विद्यालय का बैलेंस शीट जो होता है उनके आय व्यय का वो भी चाहिए रहता है। और नोटरी शपथ पत्र चाहिए रहता है जी। और स्टाफ का स्टेटमेंट चाहिए रहता है जी। और जो भूमि जो होगा जिस पर आपका विद्यालय होगा स्थित होगा जी, तो वो भूमि का भी प्रमाण पत्र चाहिए रहता है। और सुरक्षा जो होता है वो सुरक्षा का भी चाहिए रहता है, सिक्योरिटी का। और आपका स्वच्छ पेयजल का प्रमाण पत्र भी उनको चाहिए रहता है। और इसके साथ साथ अग्नि सुरक्षा जो होता है, क्योंकि देखिए वहाँ बच्चे पढ़ेंगे तो फायर का विशेष ध्यान रहना चाहिए, वो जरूरी भी है। तो अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र भी उनको चाहिए रहता है। और जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना है तो उसके लिए भूकंप से बचने के लिए उसके लिए भी सेफ्टी का प्रमाण पत्र चाहिए रहता है। और बिल्डिंग का सेफ्टी कैसा है, तो इन सब चीजों को भी देखना रहता है। यही इसका जो दस्तावेज है, यही सारा कुछ दस्तावेज इसमें चाहिए रहता है। तो इस प्रकार से आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताया गया कि इसमें क्या भूमि के मापदंड हैं और क्या इसमें दस्तावेज लगेंगे इसकी मान्यता के लिए। तो यह जानकारी हमें आज प्राप्त हुई। तो आप बने रहे हमारे साथ। अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यहाँ जो स्टाफ है
है ना, तो उसका क्या एजुकेशन होना चाहिए, उसको कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, या उसके क्या मानदेय सैलरी होगी, तो ये सारी जानकारी आपके विद्यालय